अस्सलाम वालेकुम। हम मियोसिस का प्रोसेस पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हमने मियोसिस वन का प्रोफेज़ वन कवर किया है और प्रोफेज़ वन के बाद जो मियोसिस वन के बाकी मराहल हैं उसको हम देखेंगे और मियोसिस टू का प्रोसेस कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे। देखिए, प्रोफेज़ वन में हमने अभी तक ये देखा है कि साइनेप्सिस का प्रोसेस होता है और साइनेप्सिस के प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पेयर्स बनाते हैं और आमने सामने आ जाते हैं और इस अमल को हमने साइनेप्सिस कहा था। और एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं जिसकी वजह से उसको बाइवेलेंट भी कहते हैं और 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, उसकी वजह से हम उसे टेट्रॉइड भी कहते हैं। उसके बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो कुछ मकामात के ऊपर अटैच हुए और उन मकामात को हमने क्याज़मेटा कहा। उसके बाद उन्होंने अपने वो सेगमेंट चेंज कर दिए जहाँ पर वो अटैच हुए थे और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो गया है। उसके बाद फर्दर प्रोफेज़ वन चला जिसके नतीजे में स्पिंडल फाइबर बनी और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेल्व जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। उसके बाद जो अब प्रोसेस होगा वो है मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में क्या होता है, वो जो पेयर्स हैं वो बने ही रहते हैं और पेयर सेल के बिल्कुल दरमियान में वस्त में एक लाइन में आ जाते हैं और एक प्लेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं उसे? मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस वन और मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में ये फर्क होता है। देखिए, जब माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट बनी थी ना तो 46 क्रोमोसोम इस हालत में एक लाइन में आए थे। समझ आ गई है? ये फर्क को आपने जहन में रखना है, तभी तो हम इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि हाफ सेट कैसे जुदा होता है। तो 40 क्रोमोसोम ऐसे लाइन में आए थे और इंसान के सेल की मिसाल ले रहे हैं हम, तो 40 के 40 ऐसे लाइन में आए थे और मेटाफेज प्लेट बन गई थी। लेकिन मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस वन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में ऐसे लाइन में आते हैं। समझ आ गई है? तो ये जोड़ों की शक्ल में जब ऐसे लाइन में आते हैं तो ऐसे कितने जोड़े बन जाते हैं? 23। यानी कि 23 क्रोमोसोम एक लाइन में होते हैं और 23 क्रोमोसोम एक लाइन में होते हैं इंसान के। तो फिर जब ये 23 क्रोमोसोम आगे एनाफेज वन करेंगे तो ये जुदा हो जाएंगे, तो 23 क्रोमोसोम इस तरफ चले जाएंगे और 23 क्रोमोसोम इस तरफ चले जाएंगे। समझ आ गई है? तो मेटाफेज वन में क्या हुआ है अभी तक, द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन along इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट, कि ये जो जोड़े हैं ये सेल के बिल्कुल वस्त में, जिसे इक्वेटर कहते हैं, एक लाइन सेल के वस्त में है, वहां पर ये जोड़े आ जाते हैं। जबकि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में सिंगल आया था, ऐसे 40 लाइन में आए थे, वहां 23 एक तरफ 23 एक तरफ, यानी कि जोड़ों की शक्ल में 40 लाइन में आते हैं। तो इस तरीके से फिर 23 पेयर्स जो होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स के जो जोड़े होते हैं वो सेल की मेटाफेज प्लेट बना देते हैं और कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर उनके एक जोड़े के एक तरफ से एक कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। कहने का मतलब ये है जैसे हमारे पास ये जोड़ा है, एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम, एक पेयर मौजूद है, तो एक कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आएगी यहाँ पर कैनेटोकोर के ऊपर अटैच होगी और दूसरी कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इधर अटैच होगी। तो एक क्रोमोसोम को सिर्फ एक तरफ से स्पिंडल फाइबर क्या कर रही है? पकड़ रही है। जबकि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या हुआ था मेटाफेज के दौरान कि एक क्रोमोसोम को दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा हुआ था, तो जब वो शॉर्टन हुई थी, कंट्रैक्ट हुई थी, तो क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर जुदा हो गया था और सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ पर एक जोड़े के ऊपर एक तरफ से स्पिंडल फाइबर जुड़ी हुई है, जब ये कंट्रैक्ट करेगी, शॉर्टन होगी, तो पूरा क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा और इस तरह से भी पूरा क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा। समझ आ गई है? तो होता क्या है, एनाफेज में फिर क्रोमोसोम्स की जुदाई का फेज होता है। तो आगे मेटाफेज वन में मेटाफेज प्लेट बनने के बाद एनाफेज होता है और एनाफेज के दौरान क्या होता है, कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स करती हैं एंड पुल द क्रोमोसोम फ्रॉम पेयर्स, और इस तरीके से क्रोमोसोम्स को पेयर्स में से पुल करती हैं, खींचती हैं, तो क्रोमोसोम्स जुदा हो गए हैं। जब इनको खिंचाव की कुव्वत पड़ी है तो ये वाला इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ जा रहा है अपने ऑपोजिट पोल की तरफ, और ये वाला इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से पेयर्स जुदा हो गए हैं। ऐसे लाइन में 23 थे तो 23 एक तरफ चले गए हैं और ऐसे लाइन में 23 थे तो 23 एक तरफ चले गए हैं। ये हम इंसान के सेल की मिसाल ले रहे हैं। बाकी हर स्पीशीज में मियोसिस के दौरान जितने उनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं उनके उस हिसाब से, उस नंबर के हवाले से आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं। तो फिर एनाफेज में क्रोमोसोम्स के पेयर टूट चुके हैं, 23 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, 23 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चले गए हैं। यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड किया जा चुका है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे किए जा चुके हैं।
उसके बाद होता है टीलोफेज 1। जब हम टीलोफेज का नाम लेते हैं वो आखिर में आता है, और टीलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज के दौरान वो चीजें जो गायब हुई थी अब वो आ जाएंगी। समझ आ गई है कैसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, अब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, और आधे जो क्रोमोसोम हो चुके हैं उनको बाउंड कर लेगी, उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, और स्पिंडल फाइबर जिनका काम अब खत्म हो गया वो डिग्रेड हो जाएंगी, वो डिसअपियर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और सेल्स जो हैं वो अपना न्यूक्लियर मटेरियल ऑपोजिट पोल्स की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद अब टीलोफेज हो गया है, अब साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अगर एनिमल सेल में मियोसिस हो रही है तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होगी और सेल के साइटोप्लाज्म को तकसीम कर देगी। लेकिन अगर प्लांट सेल में मियोसिस हो रही है तो नई सेल वाल और नई सेल मेम्ब्रेन दरमियान में बना दी जाएगी। समझ आ गई? तो इस तरीके से फिर हमारे पास मियोसिस 1 का प्रोसेस जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है कि अगर इंसान का सेल है तो 46 वाले 2 23 वाले सेल्स में तकसीम हो चुके हैं। समझ आ गई है? तो अब नेक्स्ट फिर क्या होगा? अब ये 2 23 वाले मजीद 2 23 वाले सेल बनाएंगे, और इस तरीके से मियोसिस 2 का प्रोसेस ये मुकम्मल करेंगे, और मियोसिस 2 के बाद हमारे पास कंप्लीट मियोसिस का प्रोसेस हो जाएगा और एक सेल से 4 सेल बन जाएंगे। अब साइटोकाइनेसिस करने के बाद जो मियोसिस 1 वाला सेल है वो 2 में तकसीम हो गया, और दोनों सेल्स के पास एक सेट है क्रोमोसोम्स का। समझ आ गई है? और साइटोकाइनेसिस के बाद ये दोनों सेल 23 क्रोमोसोम्स वाले 2 सेल्स में चले टूट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है अब हमारे पास हैप्लॉइड सेल मौजूद है, लेकिन इन दोनों के पास अभी भी जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस हालत में है, यानी कि सिस्टर क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल हैं। अब इनके सिस्टर क्रोमाटिड्स को अलग करना ज़रूरी है, उसके बगैर मियोसिस का अमल मुकम्मल नहीं है। उसके लिए फिर ये क्या करेंगे? अपने आप को दोबारा तकसीम करेंगे। लेकिन आपको पता है कोई भी सेल जब से पैदा होता है अगली बार तकसीम होने के दौरान कुछ चेंजेस करता है, क्योंकि उसने अपने जैसा एक और सेल बनाना है। अब उसके लिए ये फिर क्या करते हैं? एक और इंटरफेस से गुजरते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरफेस 2 या फिर इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अब ये दोनों सेल इंटरफेस 2 करेंगे। जब भी सेल इंटरफेस 2 करते हैं वो एक रेस्ट का फेज होता है जिसमें वो अपनी अगली डिवीजन के लिए मियोसिस 2 के लिए खुद को तैयार करते हैं। लेकिन एक फर्क होता है, जब इंटरफेस ऑफ मियोसिस 1 हुआ था, सेल ने मियोसिस 1 करने से पहले इंटरफेस किया था, तब भी वो एस फेज जरूर करता है। इंटरफेस का हमें पता है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज पर मुश्तमिल होता है। और माइटोसिस करने से पहले भी सेल इंटरफेस करता है G1 फेज, एस फेज और 2 फेज। लेकिन मियोसिस 2 करने के लिए सेल इंटरफेस तो करता है, लेकिन उसमें सिर्फ G1 फेज और G2 फेज होते हैं, एस फेज नहीं होता, क्योंकि एस फेज हुआ था क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करने के लिए। लेकिन क्रोमोसोम्स अभी भी अपने सिस्टर क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल है, और हमने क्रोमोसोम्स को अब डुप्लीकेट करना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, हमने हाफ करना था जो वो हो गए हैं। तो इस तरीके से फिर ये इंटरफेस 2 से गुजरता है और अपने आप को तैयार कर लेता है अपनी नेक्स्ट मियोटिक 2 डिवीजन के लिए, और फिर हमारे पास नेक्स्ट हो जाती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज़ जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस, और मियोसिस 2 के दौरान मेन बातें क्या होती हैं? मियोसिस 2 का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो मियोसिस 2 में सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोफेज 2। क्या होता है? प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 जो है ये माइटोसिस के प्रोफेज जैसा ही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी, सेंट्रोसोम जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट करके वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? प्रोफेज हमारे पास मियोसिस 2 का हो जाएगा। उसके बाद प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 बनेगा, और मेटाफेज 2 के दौरान फिर क्या होगा? वही मेटाफेज प्लेट बनेगी जो बनती है मेटाफेज के दौरान। लेकिन अब मेटाफेज प्लेट में अगर इंसान का सेल है तो ऐसे 23 सेल एक लाइन में आएंगे इक्वेटर के ऊपर। अब पेयर्स में नहीं है, 23 सेल आ जाएंगे इक्वेटर के ऊपर। समझ आ गई है? तो ऐसे एक प्लेट बनती है, मेटाफेज प्लेट कहलाती है। मेटाफेज 2 के बाद फिर एनाफेज 2 होता है, और एनाफेज 2 में क्या होता है? ये जो सिस्टर क्रोमाटिड हैं ये अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है, वहां पर एनाफेज 1 में पेयर्स अलग हुए थे, पूरा क्रोमोसोम इधर गया था और इधर गया था। लेकिन अब क्या होगा?
एक क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर के ऊपर एक क्रोमोसोम को दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच होंगी, और जब वो शॉर्टन होगी तो एक सिस्टर क्रोमाटिड इस तरफ आ जाएगा, एक सिस्टर क्रोमाटिड इस तरफ आ जाएगा। क्योंकि ऐसे लाइन में 23 थे तो 23 क्रोमोसोम ऐसे इस तरफ चले जाएंगे और 23 ऐसे इस तरफ चले जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पास एनाफेज 2 का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। जब एनाफेज 2 हो जाता है, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास होता है टीलोफेज 2। क्या हो जाता है? टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 के बाद वो सारी चीज़ें जो प्रोफेज 2 के दौरान हुई थी वापस आती हैं। न्यूक्लियर इन्वेल्प गायब हुई थी, वापस आ जाएगी। न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, वापस आ जाएगा। स्पिंडल फाइबर बनी थी, अब डिग्रेड हो जाएंगी, टूट जाएंगी, वो उनका काम खत्म हो गया। सेंट्रोसोम अपने वो उसी हालत में आ जाएंगे जब प्रोफेज 1-2 होने से पहले थे। और टीलोफेज 2 के बाद जो क्रोमोसोम बने थे क्रोमाटन के सिकुड़ने से, अब वो डीकंडेंस होंगे या अनकॉयल होंगे। क्या होंगे? डीकंडेंस या अनकॉयल। जो कॉयल होकर जिन्होंने क्रोमोसोम्स बनाए थे, अब वो डीकंडेंस होंगे, लूज फॉर्म में आ जाएंगे और वापस बना देंगे क्रोमाटिन। अब नए जो सेल बने हैं वो टोटल तादाद में 4 हैं, और 4 के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्रोमाटिन की हालत में आ जाता है, और ये न्यूक्लियर मटेरियल इस सेल के हाफ हो चुका है। इस तरीके से मियोसिस 2 के बाद फिर हमारे पास इसकी मियोसिस 2 की टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? साइटोकाइनेसिस 2 का प्रोसेस चलता है, जो मियोसिस 2 वाले सेल्स को जुदा करती है। साइटोकाइनेसिस के नतीजे में 4 सेल्स बन जाते हैं। और साइटोकाइनेसिस कैसे होती है इसके ऊपर पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, पहले हमने उसके ऊपर बात की हुई है। तो इस तरीके से 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और उन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद के आधी हो चुकी है। और इस बार जो क्रोमाटिन है वो क्रॉसिंग ओवर कर चुका है, और हमारे पास ऐसा क्रोमाटिन मटेरियल है जो वेरिएशंस पैदा करने के लिए, तगय्युरात पैदा करने के लिए अब बन चुका है। कब बना था ये? जब क्रॉसिंग ओवर के दौरान उन्होंने सेगमेंट्स चेंज किए थे। अब ये सेल्स को मॉडिफाई करके स्पर्म्स और एग बनाया जाता है। फिर स्पर्म और एग जब आपस में क्या करेंगे? यूनाइट करेंगे। स्पर्म 23 वाला और एग 23 वाला जब यूनाइट करेंगे, मेल फीमेल से आएंगे, तो हमारे पास वापस वही 46 वाला एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। उस जाइगोट से आगे फिर आगे वो नस्ल चलती है, और उस जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल बनता है। वो जब बालिग होगा वो भी यही मियोसिस करेगा। तो इस तरीके से नस्ल चलती रहती है। तो नस्ल की बका के लिए मियोसिस का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोमल नंबर को हाफ किया जाता है। अगर इंसान मियोसिस ना करता, तो अगर एक मेल से 46 क्रोमोसोम्स वाला सेल आ रहा है और फीमेल से अगर 46 वाला आ रहा है, तो दोनों जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक 92 वाला सेल बनता जो जाइगोट में होता। तो इस तरीके से क्रोमोसोमल नंबर मेंटेन नहीं रह पाता। इसलिए पहले दोनों जानदार मियोसिस के अमल से अपने क्रोमोसोम आधे करते हैं, फिर उनसे स्पर्म एग बनाते हैं, उनको फ्यूज करते हैं, जिनकी वजह से एक नया 46 वाला जानदार बनता है।